घर परिवार के बोझ को उठाते उठाते मैं खुद को भूल गई। अपनी जिंदगी को मुड़कर देखती हूँ तो हर एक पन्ना ही बड़ा विचित्र है। अब मैं 70 साल की हो गई हूँ, एकदम अकेली हूँ। अकेलापन ही मेरी सबसे बड़ी त्रासदी मुझे लगती है। मेरे मम्मी पापा के हम 2 बच्चे ही थे, एक मैं और एक मेरा छोटा भाई। हमारा बड़ा सुखी परिवार। पापा साधारण सी पोस्ट पर थे, पर उनकी सरकारी नौकरी थी। मैं पढ़ने में होशियार थी। मुझे पापा डॉक्टर बनाना चाहते थे और मैं भी यही चाहती थी। मैंने मेहनत भी की और उस ज़माने में इतना कंपटीशन भी नहीं था, अतः मेरा सिलेक्शन इसी शहर में मेडिकल में हो गया। पापा भी बड़े खुश थे और मैं भी खुश थी। मेडिकल पास करते ही पापा को मेरी शादी की चिंता हो गई। किसी ने एक डॉक्टर लड़का बताया, पापा को पसंद आ गया। दहेज वगैरह भी तय हो गया। लड़का भी डॉक्टर था तो क्या मैं भी डॉक्टर थी, परंतु पारंपरिक परिवार होने के कारण मैं भी कुछ कह नहीं पाई। शादी हो गई। ससुराल में पहले ही उन लोगों को पता था कि वह लड़का दुबई जाएगा। यह बात उन लोगों ने हमसे छुपाई थी, पर लड़की वाले की मजबूरी, क्या कर सकते थे। मैं पीहर आई और नौकरी करने लगी। लगभग 6 महीने बाद लड़का आएगा और मुझे ले जाएगा, यह बात तय हो गया था। उन दिनों मोबाइल वगैरह नहीं थी और घर में लैंडलाइन भी नहीं था। चिट्ठी पत्री ही आती थी। पति महोदय ने पत्र में लिखा, मैं साल भर बाद आऊँगा। पीहर वालों ने सब्र किया। हिंदू गरीब परिवार का बाप और क्या कर सकता था। मैं तीज त्योहार पर ससुराल जाती, मुझे बहुत अजीब सा लगने लगा। मेरे पतिदेव का 1 महीने में एक पत्र आता, वो भी धीरे धीरे बंद होने लगा। ससुराल वालों ने कहा कि वह अभी बहुत बिजी है, उसको आने में 2 साल लगेंगे। मेरे पिताजी का माथा ठनका। एक कमजोर अशक्त लड़की का पिता और क्या कर सकता। हमारे कोई दूर के रिश्तेदार की जानकारी दुबई में थी। उनसे पता लगाया गया तो पता चला कि वहाँ लड़के ने नर्स से दूसरी शादी कर ली है और अपना घर बसा लिया है। यह सुनकर तो परिवार पर बिजली ही गिर गई। हम सब ने किसी तरह इस बात को सहन कर लिया। पापा को बहुत ज़बरदस्त सदमा लगा। इस सदमे को वो सहन न करने पाने के कारण हार्ट अटैक हो गया। गरीबी में और आटा गिला। गरीबी में घर में मैं परिवार को संभाला। किसी तरह पति से डाइवोर्स लिया, भाई को पढ़ाया और उसकी नौकरी भी लग गई। हमें लगा कि हमारे अच्छे दिन आ गए। हमने एक अच्छी लड़की देखकर भैया की शादी कर दी। मुझे लगा कि अब भैया मम्मी को संभाल लेगा। भैया और भाभी जोधपुर में सेटल हो गए थे। मैंने सोचा कि जो हुआ उसको टाल नहीं सकते, पर अब मैं आगे की पढ़ाई करूं, ऐसा सोच ही रही थी। मेरी पोस्टिंग जयपुर में थी, इसलिए मैं यहाँ आई तो अम्मा को साथ लेकर आई। भैया की नई नई शादी हुई है, उन्हें आराम से रहने दो। मैं भी अपने एमडी प्रवेश परीक्षा की तैयारी में लगी। राजी खुशी का पत्र भैया भाभी भेजते थे। अम्मा भी खुश थी, उनका मन जरूर नहीं लगता था। मैंने कहा, अभी थोड़े दिन यहीं रहो, फिर आप चली जाना। ठीक है, मुझे लगता है कि थोड़े दिन मैं बहू के पास ही रहूं, अम्मा बोली। अम्मा, थोड़े दिन अकेले भी एंजॉय करने दो भैया भाभी को, नई नई शादी हुई है, फिर तो तुम्हें जाना ही है। इस तरह 6 महीने बीत गए। एक खुशखबरी आई। भैया ने लिखा कि तुम्हारी भाभी पेट से है, तुम जल्दी बुआ बनने वाली हो और मम्मी दादी। इस खबर से मैं और माँ बहुत खुश थे। घर में बच्चा आ जाएगा और अम्मा का मन पंख लगकर उड़ने लगा। मैं तो बहू के पास जाऊंगी, अम्मा जिद करने लगी। मैंने अम्मा को समझाया, अम्मा अभी मुझे छुट्टी नहीं मिलेगी, जैसे ही छुट्टी मिलेगी मैं आपको छोड़ आऊँगी। भैया को हम बुलाएंगे तो भाभी वहाँ अकेले रहेंगी, इस समय यह ठीक नहीं है। वे भी मान गई। हमें क्या पता था कि हमारी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है। मैंने तो अपने स्टाफ के सदस्यों और अड़ोसी पड़ोसी को मिठाई मांगकर भी खिला दी। अम्मा ने पास के मंदिर में जाकर प्रसाद भी चढ़ाया, परंतु एक बड़ा वज्रपात 1 महीने के अंदर ही हुआ। हमारे पड़ोस में एक इंजीनियर रहते थे। उनके घर रात 10 बजे एक ट्रंक कॉल आया, मुझे बुलाया। जाते ही खबर को सुनकर रोते रोते मेरा बुरा हाल था। मेरे भाई का एक्सीडेंट हो गया। वह बहुत गंभीर था और अस्पताल में भर्ती था। अम्मा बार बार पूछ रही थी कि क्या बात है, पर मैं उन्हें बता नहीं पाई। बाद में हम जोधपुर ले जाने में मुश्किल था। पड़ोसियों ने मना भी किया, आप अम्मा को मत बताइए। अम्मा को मैंने कहा कि भाभी को देखने चलते हैं। अम्मा ने पूछा, अचानक ही क्यों सोचा तुमने, क्या बात हुई है? हम तो बाद में जाने वाले थे। किसी तरह जोधपुर पहुँचे हम। वहाँ हमारे लिए एक और वज्रपात इंतज़ार कर रहा था। भैया का देहांत हो गया। शादी हुए सिर्फ 9 महीने हुए थे। भाभी की तो दुनिया ही उजड़ गई। अम्मा का तो सब कुछ लुट गया। मैं क्या करूं क्या ना करूं
कुछ समझ नहीं आया। अम्मा को संभालूं या भाभी को या अपने आप को। मुझे तो अपने कर्तव्य को संभालना था। क्रियाकर्म पूरा करने के बाद मैं भाभी और अम्मा के साथ लेकर जयपुर आ गई। मुझे तो नौकरी करनी थी, इन सबको संभालना था, भाभी की डिलीवरी करानी थी। भाभी और अम्मा को मैं बार बार समझाती, मैं तो अपना दुख भूल चुकी। अब यही दुख बहुत बड़ा लग रहा था। मुझ पर दुखों का पहाड़ पड़ा था। उन दिनों वेतन भी ज़्यादा नहीं होता था। मकान का किराया चुकाते हुए 3 प्राणी अम्मा भी एक के बाद एक सदमे में बीमार होने लगी। उनकी दवाई का खर्च भी मुझे ही उठाना था। मैं एमडी की पढ़ाई लिखाई वगैरह सब भूलकर इन समस्याओं में फंस गई। भाभी के पीहर वालों ने भी ध्यान नहीं दिया। उनकी मम्मी पहले मर चुकी थी। उनकी भाभी थी और पापा बीमार थे। ऐसे में किसी ने उन्हें नहीं बुलाया। मैं ही उन्हें आश्वासन देती रही। उन्हें अपने पीहर की याद आती और उन्हें बुरा लगता कि पापा ने भी मुझे याद नहीं किया। अब उसके पापा न आर्थिक रूप से संपन्न थे और न ही शारीरिक रूप से। वे भला क्या करते? यह बात तो मेरी समझ में आ गई थी। अम्मा को भी लगता कि सारा भार मेरी बेटी पर ही आ गया है। बेटी पहले से ही दुखी है। मैं अम्मा को भी समझाती। इस छोटी उम्र में मैं बहुत बड़ी हो गई थी। मैं बुजुर्ग बन गई थी। भाभी की ड्यू डेट पास में आने पर अम्मा और भाभी मुझसे कहते, आप छुट्टी ले लो, हमें डर लगता है। मैंने बोला, अभी से छुट्टी ले लूँ? डिलीवरी के बाद भी तो लेनी है। बड़ी मुश्किल से उन्हें समझाया। रात को परेशान हुई तो मैं भाभी को लेकर अस्पताल गई। उन्हें भर्ती कराया। अस्पताल वालों को पता था कि मैं डॉक्टर हूँ। उन्होंने कहा, आप ही बच्चे को लो। सबसे पहले मैंने उठाया। प्यारी सी लड़की हुई थी। सुनकर भाभी को अच्छा नहीं लगा। वह कहने लगी, लड़का होता तो मेरा सहारा ही बनता। भाभी, आप तो पढ़ी लिखी होकर ऐसी बात कर रही हैं। आप बेटी की चिंता मत करो, उसे मैं पालूंगी। उसका ज़्यादा ध्यान मैंने ही रखा। भाभी को अस्पताल से घर लाते ही मैंने कहा, भाभी आप भी बीएड कर लो ताकि नौकरी लग जाए। विधवा कोटे से उन्हें तुरंत बीएड में जगह मिल गई। बच्चे को छोड़कर वह कॉलेज जाने लगी। दिन में बच्ची को अम्मा देखती। अस्पताल में से आने के बाद उसकी जिम्मेदारी मेरी थी। मैं खुश न थी। खुश इस जिम्मेदारी को निभाया। मुझे उस बच्ची में विशेष स्नेह हो गया। बच्ची भी मुझे मम्मी कहने लगी। नौकरानी रखने लायक हमारी स्थिति नहीं थी। सारा बोझ मुझ पर ही था। किसी तरह भाभी का बीएड पूरा हुआ और उन्हें नौकरी मिल गई। मुझे थोड़ी संतुष्टि हुई। पहली पोस्टिंग उन्हें गांव में मिला। भाभी बच्ची को छोड़कर चली गई। हफ्ते में या छुट्टी के दिन भाभी आती। बच्ची का रुझान अपनी मम्मी से हटकर पूरी तरह से मेरी और अम्मा की तरफ ही था। हम भी खुश थे, पर मुझे लगा कि भाभी अभी छोटी है। वह पूरी ज़िंदगी कैसे अकेले रहेगी। मैंने भाभी से बात की। भाभी रितु बोली, मुझे बच्चे के साथ कौन स्वीकार करेगा? मैंने कहा, तुम गुड़िया की चिंता मत करो, उसे हम पाल लेंगे। उसके बाद मैंने भाभी रितु के लिए वर ढूंढना शुरू किया। माधव नाम के एक आदमी ने भाभी से शादी करने की इच्छा प्रकट की। हम लोग खुश हुए, पर उसने भी शर्त रख दी कि रितु भाभी अपनी बेटी को लेकर नहीं आएगी, क्योंकि उनके पहले ही एक लड़की थी। मैंने तो साफ कह दिया, आप इस बात की चिंता ना करें, मैं बिटिया को संभाल लूँगी। मैं उसे पाल पोस कर बड़ा करूँगी। उस पर माधव राजी हो गया और यह भी कहा कि आपको भी आपके भाई की कमी महसूस नहीं होने दूंगा। सुनकर मुझे भी बहुत अच्छा लगा। शुरू में माधव और रितु अक्सर आते जाते रहते। अम्मा को भी अच्छा लगता था, मुझे भी अच्छा लगता था। मैं भी माधव को भैया मान राखी बांधने लगी। सब ठीक ठाक ही चल रहा था। उन्होंने कोई जिम्मेदारी नहीं उठाई, परंतु अपने शहर से हमारे घर पिकनिक मनाने जैसे आ जाते थे। इस पर भी अम्मा और मैं खुश थे। जब भी वो आते, भाभी रितु को अपनी बेटी मानकर अम्मा उन्हें तिलक करके दोनों को साड़ी, मिठाई, कपड़े आदि दे देती। अब गुड़िया बड़ी हो गई, पढ़ने लगी। पढ़ने में वो होशियार निकली। उसने पीएचडी की। उसके लिए मैंने लड़का ढूंढा, अच्छा लड़का। उसका नाम राज था। लड़का लड़की दोनों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया। अब लड़के वाले चाहते थे कि उनके शहर में ही आकर शादी करे। मैं उस बात के लिए भी राजी हो गई। मैंने सबका टिकट कराया। कम से कम 50 लोग थे। सबका टिकट एसी सेकंड क्लास में कराया। भाभी रितु और माधव मेहमान जैसे हाथ हिलाते हुए आए। कुछ दिनों बाद गुड़िया अपने पति के साथ विदेश में बस गई और मैं यहाँ अकेले रह गई। यदि गुड़िया अपने देश में होती तो मुझसे मिलने जरूर आती, पर विदेश में रहने के कारण साल में एक बार ही आ पाती। फिर भी मुझे तसल्ली थी। अब कोरोना की वजह से साल भर से ज़्यादा हो गया, वह नहीं आई और अभी आने की संभावना भी इस कोरोना के कारण दिखाई नहीं दे रही है। पर मैंने एक लड़की को पढ़ा लिखा कर उसकी शादी कर दी। भाभी की भी शादी कर दी। यह तसल्ली मुझे आज भी है।
दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। साथ ही कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद।